बात करेंगे सोशल फार्मेसी में अपन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की। आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसमें अपन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हमारे शरीर के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या क्या इम्पोर्टेंट रहता है आपकी सोशल फार्मेसी में, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। क्योंकि प्रिवेंटिव मतलब कि किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में लड़ने की हमारे शरीर की क्षमता, ठीक है। उस क्षमता के बारे में बात करेंगे कि हम किसी बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग वातावरण को अपन कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे फैमिली प्लानिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द बेसिक इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसका सरकार ने फैमिली प्लानिंग क्यों करवाई और उसकी क्या सरकार के एम थे, उसके कौन कौन से अपन मेथड्स यूज में ले सकते हैं। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई फार्मासिस्ट कैसे प्रमोट करेगा, हाउ फार्मासिस्ट कैसे हेल्प करेगा इन सब को प्रमोट करने के लिए, कि भाई फार्मासिस्ट का कम्युनिटी में या सोसाइटी में फार्मासिस्ट का क्या रोल रहेगा इन फैमिली प्लानिंग को प्रमोशन करने के लिए। उसके बाद में मदर और चाइल्ड की हेल्थ की बात करेंगे, जैसे कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग है उसको क्या आहार लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, जन्मने के बाद में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद में अगर कोई गंदा मिल्क पिला दिया है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, किनको अवॉइड करना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूट काम में लेंगे। उसके बाद में आप बोतल से अगर फीडिंग कर रहे हो तो बोतल फीडिंग कौन सी बोतल्स काम में लेनी चाहिए, कौन सी टेक्निक्स काम में लेनी चाहिए। और नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो है इम्यूनाइजेशन, जिसमें आप वैक्सीन की बात करोगे कि बच्चों को कौन कौन से वैक्सीन लगने चाहिए, कौन कौन से वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, उसके इम्यूनाइजेशन का क्या क्या शेड्यूल्स रहता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि भाई है ना फार्मा इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ, लाइक क्या पोल्यूशन से कोई अपने शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में जो सीवेज वेस्ट आता है, गंदा कचरे का जो सीवेज नालों का वेस्ट आता है, उससे कोई हमारे शरीर में इफेक्ट आता है क्या, या फिर जो हम काम कर रहे हैं उससे कोई इफेक्ट आता है क्या, या फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन, या जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है ना उसमें कोई इन्वायरमेंट से पोल्यूशन आता है, उससे हमारे सोशल हेल्थ पे, सोशल लाइफ पे कोई इफेक्ट आता है क्या, या फिर हमारे जो साइकोलॉजी ऑफ फार्मेसी, साइकोलॉजिकल मतलब कि हमारे दिमाग में किसी तरह के कोई वेरिएंस तो नहीं आ रहे हैं, किसी तरह के कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू वी हैव टू मैनेज अवर सोशल लाइफ एंड सोशल इम्पैक्ट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। इसी से क्या होगा कि हमारे जो सराउंडिंग्स है उनका थोड़ा ठीक रहेगा। तो बेसिक्स बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग फैमिली प्लानिंग और ये सारी चीज़ें है ना बात है, तो इसका फैमिली प्लानिंग्स का डेमोग्राफिक्स की बात करें, ठीक है, डेमोग्राफिक्स की बात करें फैमिली प्लानिंग्स की, तो ये क्या है कि पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट, इसका मेन मोटो ये रहता है कि जनता के स्वास्थ्य, सामाजिक पुनरुत्थान। उसके बाद में लोगों को समझना होता है कि पॉपुलेशंस के लिए एज, कौन सी एज में उनको बच्चा कंसीव करना चाहिए, उनका जो एजुकेशन स्टेटस है वो क्या रहना चाहिए। ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे क्या है कि एक सोशल समाज में जो भ्रांत अवधारणाएं फैली रहती है उनको वी हैव टू मैनेज, हम उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और उनसे मैनेज होगा तो ही तो मतलब ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएगी। तो अगर अपन हेल्थ स्टेट्स की बात करें तो अगर कोई स्टेट की या नॉर्मल जो अपन अर्बनाइजेशन क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में हेल्थ की बात करें तो वहाँ शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आजकल अगर आपको अवेयरनेस नहीं है ना तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें गौण हो जाएगी, इनका पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि आप स्टडी कंटेंट किसी को प्रोवाइड करते हैं ना तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे अपन की भाई है ना डेमोग्राफिक्स की, कि भाई आपके कौन कौन से डेमोग्राफिक्स या कौन कौन सी स्टेटीज रहती है। तो हाई स्टेशनरी स्टेज, ठीक है, फर्स्ट जो आपकी रहेगी हाई स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। हाई स्टेशनरी स्टेजेस में क्या होता है कि
दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट, जहाँ पे क्या है कि हाई डेथ रेट, मतलब जहाँ पे हाई बर्थ रेट, जहाँ पे बच्चे जन्म भी ज़्यादा लेते हैं लेकिन मृत्यु दर भी ज़्यादा होते हैं, तो उनको कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए क्या है कि वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ दिस डाटा। ठीक है, उसके बाद में आपका डेमोग्राफिक ये साइकिल होता है, इस साइकिल पे 5 फेजेस होते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल्स के 5 फेज होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है हाई स्टेशनरी स्टेज, सेकंड वन जो आपका आएगा वो है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। ये क्या होता है, कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में? अर्ली कौन सा है? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। ठीक है, तो ऑल ऑफ these things are very important for us. Early expanding stage में the death rate begins to decline while the birth rate remains unchanged, मतलब आपकी जन्म दर कोई में कोई परिवर्तन नहीं आ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। उसके बाद में लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में ये है कि द डेथ रेट begins to decline while the birth rate remains unchanged, मतलब बर्थ रेट में कोई परिवर्तन नहीं आई, लीडिंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ आती है। लेकिन इसका थोड़ा उल्टा होता है कि लेट में क्या होगा कि द डेथ रेट स्टिल फर्दर एंड द बर्थ रेट फॉल, मतलब कि जन्म दर धीरे धीरे गिर रही है और डेथ रेट बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में क्या है कि सैचुरेशन आ जाएगा। तो वी हैव टू मेंटेन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। उसके बाद में जो आती है लो स्टेशनरी फेज, लो स्टेशनरी स्टेज। ठीक है, लो स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है कि स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ एंड लो डेथ, मतलब कि जहाँ पे जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी वहाँ कम है। तो वहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन जो रेशियोज रहेगा ना वो फेजेस में रहेगा। उसके बाद में डिक्लाइनिंग स्टेज, नेक्स्ट जो आता है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होगा कि पॉपुलेशन बिगिंस डिक्लाइंस बिकॉज द बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट, मतलब यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होगी, बर्थ रेट ज़्यादा होगी डेथ रेट की कंपैरिजन में। अब बात करेंगे फैमिली प्लानिंग। व्हाट इज द फैमिली प्लानिंग, बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका क्या एम रहेगा फैमिली प्लानिंग्स का। तो लेट्स विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम लोग बात करेंगे फैमिली प्लानिंग्स का। ठीक है, फैमिली प्लानिंग्स। ठीक है, फैमिली प्लानिंग्स की बात करें तो फैमिली प्लानिंग इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एनकम्पास a range of services, informations, method, practice that enables individuals to couples to decide freely and responsible the number of spacing of their childs. WHO ने एक ऐसी परिभाषा दी है कि जिसमें आप अपने कितने बच्चों का सर्वाइवल कर सकते हैं, जिनको आप बेसिक आवश्यकता होती है आपकी उनकी पूर्ति कर सकते हो। तो WHO ने इसको एक डिफाइन किया था कि भाई उसके बाद में आपको अगर आप फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं तो इट शुड बी गुड, यह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपकी जो है ना, इसका फर्स्ट सरकार का एम यह था कि सरकार का फर्स्ट एम यह था कि भाई प्रमोटिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सरकार को प्रमोटिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि आपको है ना आपके जन्नांगों की स्वास्थ्य रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि ओवरऑल क्या है कि कपल्स अगर बहुत ज़्यादा बच्चे कंसीव करते हैं तो उनमें क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। उसमें लाइक बच्चेदानी में दिक्कत आ सकती है या फिर दूसरे ऑर्गन्स में दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो काउंसलिंग करी जाती है, समझाया जाता है, अवेयरनेस पैदा की जाती है, लाइक कोई ऑडियो पैम्पलेट से, वीडियो पैम्पलेट से उनके थ्रू अवेयरनेस की जाती है। और नेक्स्ट जो क्या है कि STDs होने के चांसेस से बचाने के लिए क्या है कि उनको थोड़ा ट्रीट किया जाता है। उसके बाद में प्रिवेंटिंग ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, जो अनचाही प्रेगनेंसी होती है ना, प्रिवेंशन ऑफ
प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, जो अनचाही प्रेगनेंसीज होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ये क्या है कि ये फैमिली प्लानिंग मेथड्स वी हैव टू यूज। तो हमारा क्या है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज रहते हैं उनको हमें प्रिवेंट करना रहता है, जिससे क्या होगा कि आपकी फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट सही रहेगा कपल्स को। उसके बाद में क्या है कि इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, माँ के स्वास्थ्य को बढ़ाना, ठीक है, इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, ठीक है, माँ के स्वास्थ्य को बढ़ाना। कैसे कि क्या होता है कि अगर हर 8वें 9वें या 1 साल में अगर कोई भी माँ अगर बच्चा कंसीव कर रही है तो उसकी हेल्थ तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि जो बेसिक आवश्यक पोषण तत्व है वो उनको शरीर में नहीं मिलेंगे, और बेसिक आवश्यक तत्व अगर शरीर में नहीं मिलेंगे ना तो वैसे ही मदर और चाइल्ड का कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, और कुपोषण के शिकार होने के बाद में डेथ रेट बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल क्या है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो फैमिली प्लानिंग्स के ये जो मोटो ये रहता है कि बेसिक मोटो अवेयरनेस पैदा करना और माँ के हेल्थ और बच्चे के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ये करना, उनको एक प्रिवेंटिव गाइडलाइंस के थ्रू उनको अपडेट करना रहता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे फैमिली प्लानिंग्स के आपके कौन कौन से मेथड्स रहते हैं, कौन कौन से मेथड्स आप यूज में लेकर के और फैमिली प्लानिंग्स कर सकते हैं। तो कोई जानता है क्या कौन कौन से मेथड्स रहते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन राइट नाउ अभी मार्केट में कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव वी कैन यूज इट। तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं आपके? फर्स्ट जो आता है नेचुरल या ट्रेडिशनल, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में अपन क्या करेंगे कि द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल अप्रोच इज मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ओवम एंड स्पर्म कमिंग इनटू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है कि आप यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल मेथड यही कि आप है ना आपके अंडाणु एंड शुक्राणु का संपर्क ही नहीं हो, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स है, मतलब कि या तो फ्लशिंग आउटसाइड में ही होती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपका पीरियडिक एब्सेंटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके बाद में कोइटस इंटरप्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लैक्टोलेशंस, एमनोरिया। उसके बाद में कुछ सेकंड वन जो आपके आते हैं फिजिकल बैरियर्स मेथड, फिजिकल बैरियर्स मेथड फैमिली प्लानिंग्स में आप पढ़ रहे हैं फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड्स में क्या है कि एक बैरियर प्रोसीजर होता है जो कि आपके फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन ओवम और स्पर्म को बढ़ाता है, दूर कर देता है। मेल्स में क्या होता है कि मेल्स कॉन्डोम्स रबड़ का यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में अनदर लाइक फीमेल की बात करें तो फीमेल कॉन्डोम्स भी आजकल मार्केट में मिलते रहते हैं, तो ये टेक्निक्स हम लोग यूज में ले सकते हैं। थर्ड जो आता है केमिकल और केमिकल या हार्मोनल मेथड्स जो आते हैं, ठीक है। थर्ड जो आते हैं केमिकल या हार्मोनल मेथड, ठीक है। केमिकल या हार्मोनल मेथड्स क्या होते हैं? केमिकल या हार्मोनल मेथड में क्या है कि बहुत सारी टैबलेट्स मार्केट में मिल गई कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, केमिकल्स, तो वो क्या करते हैं कि आपको अनचाही अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका था, जैसे कि आपने देखा होगा IUID आपके मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद में कॉपर के मेथड्स अवेलेबल है, हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स अवेलेबल रहती है। उसके बाद में कुछ इम्प्लांट्स लगे, जैसे कि कोई इंजेक्शन लगा दिया, एक इंजेक्शन आता है जो कि अंतरा करके सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो मिथाइल प्रोडक्शन और हार्मोनल इंजेक्शन अगर आप इंसर्ट करवा देते हो तो 3 महीने के लिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और ये जो टेक्निक्स जो रहती है ना हार्मोनल
कंसेप्ट्स की वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ली जाती है, जो कि काफ़ी कारगर भी साबित हो रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट्स भी मिल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है टोबेक्टोमी। तो एक स्मॉल पोर्शन होता है जो फेलोपियन ट्यूब्स को काट करके वेजिनल से उसका धागा लगा देते हैं। उसके बाद में वेसेक्टोमी, उसमें क्या किया जाता है कि ये आपके सेरोटोन इंसिजन करके और ये पार्ट में कंसीव होने को पार्ट को ही वहाँ पे रोक दिया जाता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फैमिली प्लानिंग में आपके फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है? यस, फार्मासिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फार्मासिस्ट पेशेंट के बीच की कड़ी है, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है? तो फर्स्ट क्या है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग करेगा। फर्स्ट क्या करेगा वो? कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग। फर्स्ट जो क्या करेगा वो कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग करेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग में क्या करेगा? वो पेशेंट्स को एजुकेट करेगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद में वो खुद एडवाइस करेगा कि हाँ ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम रहता है। इट शुड बी वेरी वेरी यूजफुल। आप इस अगर ये टेक्निक्स यूज में लेते हो तो आपको है ना आगे फर्दर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मतलब वो एक तो पेशेंट की काउंसलिंग करेगा, पेशेंट को अवेयर करेगा, उसके बाद में वो है ना इस तरह से पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट रोल फार्मासिस्ट का ही रहता है। उसके बाद में सेकंड वन जो आता है डिस्पेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। डिस्पेंसिंग ऑफ वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिस्पेंस भी करेगा। कैसे? तो वो क्या करेगा? ओवर द काउंटर आपको देखा होगा कि भाई कुछ इंजेक्शंस मिलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलते हैं, कॉन्डोम्स मिलते हैं, तो वो पेशेंट्स को फार्मासिस्ट ही देता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या है, कुछ पिल्स आती हैं, तो वो पिल्स भी उनको पेशेंट्स को वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है पेशेंट को एजुकेट कौन करेगा? तो पेशेंट्स को कौन सी दवा लेनी चाहिए, आपको कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी दवा आपको फैमिली प्लानिंग में काम आएगी, तो ये रोल भी क्या रहता है? फार्मासिस्ट का ही रोल रहता है ना, कि वो पेशेंट को एजुकेट करता है। प्रॉपर यूज को कौन सी दवा कैसे यूज करेगी, उसके क्या साइड इफेक्ट्स रहेंगे, क्या रिस्क रहेंगे। तो ओवरऑल ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैज बीन कवर्ड बाय द फार्मासिस्ट एंड इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मासिस्ट सोशल पर्सन रहता है, क्योंकि पेशेंट्स के टच में भी रहता है और वो इनको अवेयर करता है। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छे से बैरियर, एक अच्छे से सर्कुलेशंस बन जाएगा और उस सर्कुलेशन से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। प्रिवेंटिव में अपन बात करें मदर और चाइल्ड हेल्थ, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ में बात कर रहे हैं अपन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। मदर, माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। इनके बिहार पे क्या है कि प्रीनेटल केयर, सरकार ने एक बहुत ही अच्छी सी स्कीम चला रखी है कि भाई जब आपको बच्चा कंसीव होता है तो आप एंटीनेटल एक कार्ड मिलता है, जहाँ पे आप प्रीनेटल केयर्स होते हैं, जहाँ पे आपकी हर एक मतलब कि आपके रेगुलर चेकअप्स होते हैं प्रेगनेंसी में। उसके बाद में आपको है ना जो आवश्यक जो चीज़ें होती हैं ना खाने के लिए, वो सरकार की तरफ से दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड वन जो आता है आपका एंटीनेटल केयर, ठीक है। एंटीनेटल केयर में क्या होगा कि आपकी माँ की स्क्रीनिंग की जाती है, उनको उनका पता लिया जाता है, उनके बारे में उनको उनकी प्रेगनेंसी की स्टेटस चेक करी जाती है कि हेल्थी प्रेगनेंसी है, किस तरह की प्रेगनेंसी है। तो हर एक सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मंगलवार और बुधवार को 2 दिन ऐसे फिक्स कर रखे हैं जहाँ पे एंटीनेटल केयर क्लिनिक चलते हैं। उसके बाद में फिर अपन सरकार जो मदर एंड चाइल्ड में है सेफ डिलीवरी एंड पोस्टनेटल केयर, सेफ डिलीवरी एंड पोस्ट नटाल केयर। भाई आपकी डिलीवरी सेफ होनी चाहिए और उसके बाद में आप कैसे केयर करोगे।
तो स्किल बर्थ अटेंडेंस रहती है, जो कि इंश्योरिंग दैट डिलीवरीज आर अटेंडेड बाय स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। मतलब कि आपके बच्चे की या माँ को किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके लिए क्या है कि एंटीनेटल केयर आफ्टर इसमें आफ्टर प्रेगनेंसी गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द चाइल्ड एंड मदर एंड चाइल्ड केयर्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है इम्यूनाइजेशन। क्या है कि आजकल वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इम्यूनाइजेशन में क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, आपकी माँ और बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसीलिए क्या है कि हर एक स्टेट में सरकार ने फिक्स बीमारी से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन टेक्निक्स काम में ली गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे न्यूट्रिशंस की। तो ब्रेस्ट फीडिंग माँ को क्या न्यूट्रिशंस की ज़रूरत रहेगी कि वो बच्चे को भी पोषण मिल जाए और माँ को भी मिल जाए। तो इसमें क्या है कि मदर एंड चाइल्ड केयर में आपको सपोर्टिव केयर्स में क्या मिलना चाहिए, माँ क्या लेगी जिससे ज़्यादा दूध बनेगा, न्यूबॉर्न्स के लिए कैसे बेनिफिट्स होगा, आपका इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत होगा। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू मेंटेन। तो उसके बाद में क्या है कि मदर एंड चाइल्ड केयर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर जो नेक्स्ट जो आपका आता है ब्रेस्ट फीडिंग। जो मॉम ब्रेस्ट फीडिंग रहती है ना, उनकी क्या क्या वो रहती है, आपको क्या क्या केयर करना रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग्स की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं आपके ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग ए न्यूबॉर्न बेबी विद द ब्रेस्ट। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है कि बहुत ही अच्छी केयर होती है, टेंडोनम केयर मतलब कंगारू केयर होती है, जिसमें क्या होगा कि माँ अपने बच्चे को केयर करने के लिए वो दूध देती है, उसका शरीर के विकास के लिए दूध देती है, उसको जो पोषक तत्व आवश्यक है उन सब की पूर्ति के लिए वो क्या करती है, न्यूट्रिशनल जो नीड्स होती है उनकी पूर्ति के लिए, उनको हेल्थी ग्रोथ के लिए वो आपको वहाँ से मिलता है, ब्रेस्ट से ही मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलता है। वो क्या है कि एक तो न्यूट्रिशन रिच होता है, ब्रेस्ट मिल्क जो होगा क्या होगा, उसमें जो आवश्यक तत्व होते हैं ना वो न्यूट्रिशन रिच होता है, इसमें आवश्यक तत्व बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं कि एक ऐसा कहा जाता है कि आपके इम्यून सिस्टम को, शरीर को मजबूत करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए माँ का दूध अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए काम में आते हैं। उसके बाद में ये क्या है कि ऑप्टिक, जिसमें आपका ब्रेन का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला होता है तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता है। तो ये ऑल ऑफ दिस थिंग। उसके बाद में क्या है कि इमोशनल टच रहता है बेबी का। अगर बच्चा जन्म के बाद में अगर माँ दूध नहीं पिलाती है ना, तो क्या होगा कि एक इमोशनल एक कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो एक इमोशनल टच के लिए प्रकृति ने ये चीज़ सेटअप कर रखी है कि उसके बेबी के साथ में अटैचमेंट रहता है। तो एक इमोशनल टच, उसके बाद ओवरऑल सप्लीमेंट्स जो है ना, माँ के दूध के सिवाय कोई बेस्ट सप्लीमेंट ही नहीं मिलता है। उसके बाद में अपन क्या कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? तो सरकार ने क्या है कि सरकार ने एल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि फीडिंग बोटल्स जो आती है ना, उसके लिए क्या है कि सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1992 में एक कानून बनाया था, जो कि 2003 में अमेंडमेंट हुआ है। तो न्यूट्रिशनल डिफरेंस क्या होता है कि इनकम्प्लीट न्यूट्रिशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जो डिब्बा बंद पाउडर आते हैं ना, वो कोई कंप्लीट न्यूट्रिशंस नहीं होते, और डिब्बा बंद में मतलब इनकम्प्लीट प्रॉपर जो वेरिएंट आवश्यक होता है वो नहीं मिलता है। उसके बाद में क्या है कि आपके ना एंटीबॉडीज को शरीर को नुकसान बिल्कुल पहुंचाएंगी। जैसे आपने देखा होगा ना कि आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बेबी पाउडर्स आपको मिल रहे हैं। तो बेबी पाउडर वो क्या है, इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन से, जो आपकी बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर सकते। हाँ, उसके सर्वाइवल में मदद करेंगे लेकिन ग्रोथ में नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉपर जो आवश्यक तत्व है ना, वो आवश्यक तत्व इसमें नहीं मिलेंगे, एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगे। उसके बाद में ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकते हैं, आपकी बेबी में ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पाउडर है ये क्या है कि बाहर से दे रहे हो ना, ये इसका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो आउटर पार्ट है ना, और आउटर पार्ट है, देन इट हैव कॉजेज द एलर्जिक रिएक्शन, जो कि आपकी बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है।
तो राइट नाउ अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस। उसके बाद में बॉटल फीडिंग्स में क्या आता है कि बॉटल फीडिंग्स आपको बहुत अच्छे से वार्म पानी में हर बार धो करके देना चाहिए। कभी कभी क्या है कि बाहर का दूध देते हैं ना, तो बोतल से बच्चा चूसते हुए अच्छे से लेता है। तो बॉटल फीडिंग इज ए मेथड दैट nourishes the infant by giving nutrient rich supplement while maintaining atmosphere and conditions that are identical for the breastfeeding. So all of these things are good for us to maintaining all of for your baby, your health, and etc. So right now we have completed this maternal health care, this preventive health checkup. So up to we are completing this breastfeeding, breastology. So अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो you can ask us. So definitely we will sort out to you. So अगर नहीं है तो हम लोग फिर नेक्स्ट ओवरव्यू करेंगे वैक्सीन्स के बारे में, वैक्सीन्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, वो क्या बेनिफिट्स करते हैं नहीं करते हैं, जो भी है वट